आपकी भी ऐसी हालत हुई है क्या प्री बोर्ड में? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। देखो भाई, आपको अपने पेपर चेकर को परेशान नहीं करना है, उसकी जिंदगी आसान बनानी है, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, यहां समझो। देखो भाई, उत्तर लिखने की कला एक छोटी सी कला है। लोगों को लगता है नहीं आएगी तो चलेगा, पर आनी चाहिए, इससे आपके मार्क्स बच सकते हैं कटने से। तो क्या भाई, प्री बोर्ड के एग्जाम में आपका भी यही हाल था क्या इस बार? देखो मैं मानता हूं, आंसर राइटिंग एक आर्ट है, कला है, वो सभी को नहीं आती है, लेकिन बेफिक्र रहना, इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहो, मैं आपको ये कला सिखा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अरिध्यान के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम सीखेंगे कि आंसर राइटिंग की कैसे जाती है। अब देखो, सच्चाई ये है कि आपका जो कॉपी चेकर है, जो आपकी कॉपीज चेक कर रहा होगा, उसके पास बंडल पड़े रहते हैं। अब उन बंडल में से एक कॉपी को चेक करने के उसको 7 से 15 रुपए के बीच में मिलता है कि नहीं? अब वो दिन भर में जितनी कॉपीज चेक कर लेगा उतने ज्यादा उसके पैसे बनते हैं। चेकर क्या करते हैं? जल्दीबाजी में चेक कर रहे होते हैं। प्लस वो घर से हो सकता है बीवी से लड़के आया हो, खाना मिला ना हो सकता है ट्रैफिक में फंसा हुआ हो और ट्रैफिक में हेलमेट न पहनने की वजह से पुलिस वाले ने चालान काट दिया होगा। तो जब इतनी सारी दिक्कतों के बाद आपकी आंसर कॉपी वो खोल के देखता है और उसमें आपका आंसर उसको तरीके से नहीं मिलता है, क्योंकि क्या है, उसके बाजू में एक आंसर शीट पड़ी रहती है, उससे वो मैच करता रहता है। नॉलेज तो है उसको, लेकिन उससे मैच करता रहता है। जब उसको वैसा आंसर नहीं मिलता है जैसा उसको चाहिए, तो उसका दिमाग खराब होता है। अच्छा, उसका दिमाग खराब होता है तो पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन वो कहाँ निकालता है? आपकी कॉपीज में निकालता है, और फिर वो दिखती है आपके रिपोर्ट कार्ड में। और ये चीज एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकती है अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, जिसके मार्क्स सिर्फ इस बात के लिए कट रहे हैं कि भाई साहब आंसर तरीके से लिखा नहीं था, तरीके से प्रेजेंट नहीं किया था। कहते हैं ना, बोलने की कला भी एक कला है, वैसे ही जवाब को लिखने की कला भी एक क्या है? आर्ट है, कला है, और मैं वही आपको सिखाऊंगा। तो बेफिक्र रहो, डरो मत। इधर देखो, हमें पता है हमारे 3 तरीके के सवाल होते हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव छोड़ देता हूं, मेन की बात करें है। तो 2 मार्क के सवाल जो है उनके लिए क्या कहा जाता है भाई साहब? यहां पे आपको 30 वर्ड्स में बात कर देनी चाहिए, कि 30 शब्दों में बात पूरी खत्म कर दो। यहां पे कह देते हैं कि 60 से 70 कर लो, और यहां पे कह देते हैं 120 से 150 शब्दों में। लगभग यही बात बोली जाती है। या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो ज्यादा बोल देंगे कि भाई साहब एक काम कर लो, यहां 2 से 3 लाइन का आंसर लिखो, यानी 3 पॉइंट लिख दो, यहां पे 3 से 4 कर दो, और यहां पे 4 से 5 कर दो। यही कहा जाता है कि नहीं? पर क्या इससे हमें लिखना आ गया? नहीं ना। इसीलिए मैं आपको छोटा सा तरीका दिखाता हूं, जो मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया था और शायद उन्हें उनके टीचर्स ने सिखाया था। तो ये साल दर साल चला आ रहा है, तो मेरे पास है नॉलेज, मैं आपको दिए देता हूं। सिंपल सा है, आपको याद रखना है कि किसी भी आंसर का सर होता है, बॉडी होती है और पैर होते हैं, ठीक है। याद रखना, किसी भी आंसर के सर हो सकता है, मतलब हेड होगा उसका, उसकी बॉडी होगी, और उसके पास क्या होंगे? उस आंसर के पैर होंगे, है ना। उस आंसर के क्या होंगे? पैर होंगे। मतलब अगर सिंपल से बात में कहूं तो ये फॉर्मूला है आपका HBP का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, HBP। सर जी, HBP का फॉर्मूला कैसे लगाना है? आइए आपको सिखाते हैं कैसे लगाना है। मान लेते हैं कि आपको 2 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए, ये कहें 2 अंकों के लिए लिखना था, ठीक है, 2 अंकों के लिए। अब मैं यहां पे एक स्पेसिफिक कह सकते हो सब्जेक्ट का एग्जांपल ले रहा हूं, पर आप इसको क्रॉस सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जैसे हम बायोलॉजी का एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं सवाल है व्हाट इज फ्लावर। सवाल क्या है? छोटा सा सवाल है, व्हाट इज फ्लावर, है ना। हिंदी वाले बच्चों परेशान मत हो, पुष्प क्या है? सवाल क्या है? पुष्प क्या होता है भाई साहब? ये आपका सवाल है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 2 मार्क के लिए लिखना है। अब ये जो सवाल है, देखो, पुष्प से आप सभी वाकिफ है ना, कभी ना कभी आपको मिले हैं, कभी ना कभी आपने किसी को दिए हैं, है ना। पूजा में कहीं ना कहीं, किसी की बर्थडे पार्टी में कहीं ना कहीं फूल तो आपसे जानते ही हो, है कि नहीं। उसके बारे में हमें लिखना है।
तो हम कह रहे हैं कि पहले तो क्या लिखा जाए भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है अगर मैं 2 मार्क्स के लिए लिख रहा हूं, तो जब मैं हेड की बात कर रहा हूं तो आपको 2 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, हेड लिखना है। क्या लिखना है, हेड। तो किसी भी आंसर का हेड क्या हो सकता है, डेफिनेशन हो सकती है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे। क्या लिखोगे, डेफिनेशन, और यहां पे अपनी डेफिनेशन लिखोगे। करेक्ट, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा 2 मार्क्स का। लेकिन आप कोशिश करना ये जो आपने डेफिनेशन लिखी आप उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अगर ये पूछ रहा होता कि कोई पॉइंट बता दो, 2 पॉइंट बता दो, तो आप क्या लिखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्लावर आर, पुष्प से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं। इसके बाद आप तथ्य लिखते हैं। जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने 2 पॉइंट लिखे यहाँ पे, ठीक है, 2 पॉइंट लिखे, तो आप यहां पे लिखते पहले एक लाइन की भाई पुष्प से रिलेटेड तथ्य ये हैं, इसके बाद अपनी आंसर शुरू करो, बीच में एक लाइन का गैप दो, फिर आंसर शुरू करो। ये क्या हुआ आपका 2 मार्क्स का सवाल। 3 मार्क्स पे सवाल पे बात करी। जब आप 3 मार्क्स के सवाल पे बात करोगे तब आपकी 2 बॉडीज हो जाती है। आप उसका सर लिख रहे होगे, आप उसकी बॉडी लिख रहे होगे। सेम सवाल के जवाब लेते हैं। जैसे यहां पे हम क्या करेंगे भाई साहब, हेड लिखेंगे और बॉडी लिखेंगे। सवाल क्या बोला था कि भाई साहब पुष्प क्या है, करेक्ट, पुष्प क्या है ये बोली उसने। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है भाई साहब, परिभाषा क्या है उसकी, उसकी परिभाषा, उसकी परिभाषा क्या है आप वो लिखोगे। यहां हमने उसकी परिभाषा लिख दी, करेक्ट। अब इसकी संरचना को थोड़ा बता देते हैं। क्या बता देते हैं, इसकी संरचना को बता देते हैं। तो आप यहां पे करोगे स्ट्रक्चर बना, क्या लिखोगे, स्ट्रक्चर लिख दोगे। आपने स्ट्रक्चर को भी अंडरलाइन किया है ना। याद रखना लाइन छोड़ते ही चलना है, लाइन छोड़ते हुए चलना है, थोड़ी सी गैपिंग देनी है। जैसे आपने डेफिनेशन लिखा, एक लाइन छोड़ी, इसके बाद पूरी परिभाषा लिख दी, इसका स्ट्रक्चर लिखा, थोड़ी सी जगह छोड़ी, और इसमें हम बता देंगे कि इसमें कितने पार्ट्स हैं। तो बताएंगे नीचे क्या लिखेंगे, फ्लावर हैज फॉलोइंग पार्ट्स। पर क्या 3 अंकों के लिए हमें पूरे पार्ट्स को समझाने की जरूरत है, नहीं, सिर्फ नाम लिख के देख देंगे कि भाई साहब पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है और चौथा पार्ट ये है। एक लाइन छोड़ दें। क्लियर है, ये आपका 3 नंबर का सवाल हो गया, जिसमें आपका सर है और बॉडी है, हेड और बॉडी दोनों आ गई। अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो कि पैर कहां आएगा, बिल्कुल सही बात। चलो, अब जब पैर की बात आई मतलब 4 अंकों के सवाल की बात आ गई, इसके आ गई 4 अंकों के सवाल बात आ गई है, तो इसमें हेड भी होगा, इसमें बॉडी भी होगी और इसमें पैर भी होंगे, करेक्ट। मतलब आप क्या करोगे, सबसे ऊपर अपन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे कि डेफिनेशन क्या है उसकी, परिभाषा क्या है, फिर उसको अंडरलाइन किया, जगह छोड़ी, पूरी डेफिनेशन लिखी। इसके बाद संरचना स्ट्रक्चर लिखेंगे, भाई इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। इसके बाद जगह छोड़ी और वो चारों नाम कर दिए। पर क्योंकि 4 अंकों का सवाल है तो आप इन्हीं स्ट्रक्चर्स को डिटेल में समझाओगे। आपने जो 4 पॉइंट लिखे थे कि हाँ ये 4 पार्ट होते हैं, इन्हीं 4 पार्ट्स को एक्सप्लेन करोगे। मतलब कि अलग एक हेडिंग बना सकते हो। क्या कर रहे हैं अपन, व्हाट आर दीज पार्ट्स, तो आप उसके लिए कुछ हेडिंग बना लो, है ना, कि दीज आर दिस। तो आप यहां पे उन पार्ट्स को क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, एक एक करके, एक एक करके आपने उन सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन किया। कैसे, पहला पार्ट एक्सप्लेन किया, थोड़ी सी जगह छोड़ी, दूसरा पार्ट एक्सप्लेन किया, थोड़ी सी जगह छोड़ी, चौथा पार्ट पढ़ते गए। बात क्लियर है, बात क्लियर है। लेकिन मान लेते हैं ये 4 हिस्सों का सवाल इतने में काफी है क्या, नहीं ना। लेकिन क्या है, 4 नंबर के जो सवाल हैं, कई सारे सवालों में डायग्राम बन सकता है, चित्र बनाया जा सकता है। मतलब 4 नंबर में आप इतना लिख सकते हो, काफी है। लेकिन ऐसा सवाल जिसमें आप चित्र बना सकते हो, बनाओ। मतलब कि देखो भाई साहब, हर इंसान बंदर से निकला है और बंदर के पास ही पूंछ है ना। जैसे यहां देखो, इन भाई साहब के पास क्या है, पूंछ, क्या है, पूंछ है। तो अगर किसी भी सवाल में अगर क्या बनाया जा सकता है, डायग्राम बनाया जा सकता है, चित्र बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाओ। तो मतलब कि आपके पास जो 4 अंकों के सवाल है, 4 मार्क्स के जो सवाल होंगे, उसमें आप टेल जरूर बनाएंगे, मतलब चित्र जरूर बनाओगे।
अगर न्यूमेरिकल सवाल है तो हेंस दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द फाइंडेड आंसर। ऐसे कोई ना कोई एक टेल आपको ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी कोई पूछ ढूंढनी पड़ेगी, मतलब आप उसको क्लियरली बता रहे हो। जब वो आपकी आंसर कॉपी देखेगा ना, उसको ऐसा दिखेगा कि भाई एक हेडिंग ये रही, फिर नीचे डेटा, दूसरी हेडिंग ये रही, फिर नीचे डेटा, तीसरी हेडिंग ये रही, फिर नीचे डेटा, और अगर आखिरी में हमने कुछ क्या बना दिए, चित्र बना दिए। क्या ये मैंने कुछ लिखा नहीं है, डब्बे ही बनाए। ये डब्बे देखने में अच्छे नहीं लग रहे ना? तो ऐसे आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है। क्या याद रखना है? HBP याद रखना है, HBP याद रखना है। और अगर 4 अंकों का सवाल है, उसमें चित्र बनाया जा सकता है तो बिल्कुल बनाओ। अक्रॉस सब्जेक्ट अगर चित्र बन सकता है आपके उत्तर में तो 4 नंबर में चित्र जरूर बनाइए। अगर नहीं बन सकता, उसमें फ्लो चार्ट बन सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अपन एग्जांपल ही लेते हैं कि जो फ्लावर होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। मान लेते हैं यहां पे हम फ्लावर का डायग्राम नहीं बना सकते थे, मान लेते हैं नहीं बन सकता था, तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बना देते हैं कि फ्लावर के ये 4 पार्ट होते हैं, फिर इनको एक्सप्लेन करते हैं। एक छोटा सा डायग्राम जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको तरीके से दिख जाएगा, राइट। और याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और आपकी हेडिंग्स को अंडरलाइन मत करना भूलना, है ना। ऐसे इसको अंडरलाइन, जैसे हम कई बार देखोगे तो कई सारे टीचर्स ऐसे हम लोग भी अंडरलाइन करते हैं। क्यों? उस बात पे जोर देने के लिए करते हैं। आपकी किताबों में भी कुछ शब्दों को बोल्ड करके रखा जाता है ना, काले रंग से ऐसे उभरे हुए दिखते हैं आपको। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू है। ऐसे ही आपकी आंसर कॉपी भी होनी चाहिए जिससे इन्विजिलेटर को तरीके से दिखे। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कर रहे हो कि आंसर में ऊपर सही लिखा, नीचे सही लिखा, बीच में अभी धुरंधर का गाना लिख दिया है भाई साहब, है ना, कि कारवां कर दिया आपने, तो वो कारवां अंडरलाइन मत कर देना भाई साहब। अगर करने वाले हो आप ऐसा, तो इस चीज से बच लेना। अगर आपने आंसर पूरा सही लिखा है तो बिल्कुल उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना मत भूलना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये कला आ गई होगी, ठीक है। चलिए हम मुलाकात करेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में और जानेंगे कई और बातें। तब तक के लिए गुड बाय।